Hello students, good morning to all of you. Today we will study about class 8th science chapter 13. Chapter 13 का पार्ट सेकेंड आज हम रीड करेंगे. साउंड के बारे में हम रीड कर रहे थे. पेज नंबर 228 आपको ओपन करना है. इस टॉपिक को आज हम रीड करेंगे. देखो, सम कॉमन टर्म्स यूज्ड फॉर साउंड, यानी कुछ कॉमन टर्म्स यूज की जाती है साउंड के लिए, जिनको हम रीड करेंगे. A good example of amplitude is the moment of a simple pendulum. यानी एम्पलीट्यूड को समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? सिंपल पेंडुलम का जो मूवमेंट होता है उसको हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ हैवी बॉल कॉल्ड द बॉब. यानी एक सिंपल पेंडुलम जो है उसमें एक नीचे हैवी बॉल लगी हुई रहती है, suspended by a light, long and inextensible string suspended from a rigid support. और उस बॉल को, उस हैवी बॉल को किससे सस्पेंडेड किया गया है, यानी किससे बांधा गया है? एक लाइट, लॉन्ग और इनएक्सटेंसिबल यानी अवितान्य, जो प्रसारित नहीं होता हो, ऐसी स्ट्रिंग से, ऐसे धागे से उसको रिजिड सपोर्ट से बांध दिया गया है. कंसिडर अ फ्रीली सस्पेंडेड पेंडुलम इन द मीन पोजिशन बी. यानी पेंडुलम जो है उसको कौन सी पोजीशन पे? बी पोजीशन पे सस्पेंडेड किया गया है. जैसे यहाँ पर देखो डायग्राम में बताया गया है. ये सिंपल पेंडुलम है एक, देखो यहाँ पर ये रहा सिंपल पेंडुलम. इसमें ये बी पोजीशन है. यहाँ पर ये बॉल यहाँ पर सस्पेंड किया गया है इस बॉल को. यहाँ से ये लाइट लॉन्ग धागा है, यहाँ पे धागा बांध दिया, उससे इसको बॉल को यहाँ पर बांध दिया, ओ पॉइंट से इसको बांधा है. आगे देखो, when this pendulum moves towards extreme position C towards the right, it stops for a moment and again swings towards the mean position B and then to the other extreme position A towards the left and back to B. यानी कि क्या होगा इसमें? देखो, बी पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन है, यानी मध्य वाली स्थिति है बी वाली. ठीक है, बी क्या है? मेन पोजीशन है. अब ये बी जो मेन पोजीशन है वहाँ से ये जो पेंडुलम है, जैसे ही इसको थोड़ा सा हिलाया जाएगा, ये किधर की तरफ जाएगा? सी पोजीशन पे जाएगा. यानी पहले ये कहाँ गया? इधर की तरफ गया. ठीक है, इधर गया, किस पोजीशन पे? सी पोजीशन पे गया. ठीक है, फिर यह वापस यहाँ से कहाँ पे आएगा? वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, यानी इधर की तरफ वापस बी वाली जगह पे आ जाएगा मीन पोजीशन पे. फिर इसके बाद यानी ये पहले राइट की तरफ गया, सी पॉइंट की तरफ. ठीक है, फिर वापस आया अपनी मीन पोजीशन पे. फिर इसके बाद वापस इधर की तरफ जाएगा, यानी ए वाली पोजीशन पे गया ये. ठीक है, फिर ए पोजीशन से वापस कहाँ आया? बी पोजीशन पे आया, यानी अब लेफ्ट साइड की तरफ गया ए पॉइंट पर. ए पॉइंट तक गई ये बॉल, वापस यहाँ से कहाँ पे आ गई? इस जगह पे आ गई. ये 3 बॉल नहीं है अलग अलग, ये वाली बॉल ही क्या कर रही है? मूव कर रही है. यानी जैसे ही ये बी बॉल है ये राइट साइड की तरफ गई, सी यहाँ पर आ गई. ठीक है, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आ गई, फिर ए वाले पॉइंट की तरफ गई, यानी लेफ्ट साइड में गई, फिर वापस से यहाँ पर आ गई. ठीक है, ये क्या है? मीन पोजिशन है. ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजिशन है इसकी. ठीक है, और ये क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से इसको बांधा गया है. ठीक है, दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. और जो ये टू एंड फ्रो मोशन होता है पेंडुलम का, यानी इसकी जो मीन पोजीशन है वहां से इधर की तरफ गया, फिर वापस आया, फिर वापस गया. ठीक है, फिर वापस आया, यानी ये जो पूरा है, ये एक साइकिल जो पूरा है, इसको क्या बोला जाता है? एक वन ऑसिलेशन, यानी एक दोलन बोला जाता है. इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और इसीलिए इस मोशन को क्या बोला जाता है? ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है. फर्दरमोर, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. और इसके अलावा जो पेंडुलम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, यानी जो अधिकतम विस्थापन ये कवर करता है पेंडुलम मीन पोजीशन से, उसको क्या बोला जाता है? इसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है. जैसे यहाँ पर, यहाँ से ये बी पोजीशन से सी पर गया, तो ये इसका क्या है? यहाँ से यहाँ तक
की जो लेंथ है ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। वैसे ही जब बी पोजीशन से ये ए पोजीशन पर गया तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन इज वेरी स्मॉल, यानी एक ऑसिलेशन में, वन ऑसिलेशन में जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में वो बहुत ही कम टाइम होता है, यानी बहुत ही कम टाइम में वन ऑसिलेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट एक्यूरेटली, इसीलिए इस टाइम को एक्यूरेट मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अ स्टॉप वॉच और अ स्टॉप क्लॉक में भी यूज्ड, यानी किसका यूज़ किया जाता है इस टाइम को मेजर करने के लिए, लेबोरेटरीज में स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक होती है, इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो टाइम वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वो बहुत ही कम टाइम होता है, इसीलिए इस टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो वी कैन मेजर टाइम टेकन फॉर अ ऑसिलेशन से 10 ऑसिलेशन, यानी हम इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं, जो टाइम वन ऑसिलेशन में लगता है उसको हम कह सकते हैं कि 10 ऑसिलेशंस हैं। दिस टाइम डिवाइडेड बाई 10 विल गिव अस द टाइम टेकन फॉर वन नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम को हम 10 से डिवाइड करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगा। द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसके द्वारा वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लिया गया है उस टाइम को क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड उसको बोला जाता है। आवर्तकाल बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स व्हेन अ मटेरियल बॉडी वाइब्रेट्स, यानी एग्जैक्टली वास्तव में क्या होता है जब कोई भी मटेरियल या कोई भी बॉडी क्या होती है, वाइब्रेट होती है। कंसिडर वन ऑफ द prongs ऑफ अ टर्निंग fork in its mean position. When this turning fork is struck on hard rubber, it will move from the mean position A to the extreme position B। यानी यहाँ पर टर्निंग फोर्क का हम यूज़ कर सकते हैं। टर्निंग फोर्क की वन प्रोंग को, एक भुजा को क्या किया, मीन पोजीशन पे क्या किया, रखा। व्हेन दिस टर्निंग फोर्क इज स्टक ऑन हार्ड रबर, और जब इस टर्निंग फोर्क की भुजा को हार्ड रबर से स्टक किया गया, इट विल मूव फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये ए पोजीशन से कहाँ पर चला गया, बी पोजीशन पर चला गया, यानी इधर की तरफ या इधर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। देन इट विल अगेन कम बैक टू द मीन पोजीशन, और फिर ये बी से वापस यानी किधर की तरफ गया, ए की तरफ गया, ए से वापस कहाँ आएगा, घूम के इधर गया, फिर इधर से वापस बी पोजीशन यानी मीन पोजीशन पे आया, एंड देन टू द एक्सट्रीम पोजीशन सी, और उसके बाद यहाँ से कहाँ गया, एक्सट्रीम पोजीशन सी पर गया, फिर वापस से सी से कहाँ आ गया, बी पर आ गया, टू द लेफ्ट एंड फाइनली बैक टू द मीन पोजीशन ए। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द prong अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। तो ये जो बी है वो इधर से इधर की तरफ गया, ए की तरफ गया, फिर ए पॉइंट से वापस से कहाँ पर आया, बी पर आया, फिर बी के बाद वापस से इधर ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है सी वहाँ तक गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन सी से वापस बी पे आया। तो ये जो पूरा साइकिल है इसको क्या बोला जाता है, वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन इसको बोलते हैं। ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज और पार्टिकल्स कॉज सिमिलर मोशन। तो सभी जो वाइब्रेटिंग बॉडीज होती है वो क्या करती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिमिलर मोशन शो करते हैं, यानी एक जैसी गति शो करते हैं। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हेन द पॉप सस्पेंडेड थ्रू अ पीस ऑफ थ्रेड इज पुल्ड असाइड एंड रिलीज्ड, यानी कि ये जो बॉल है इसको इस धागे की मदद से, थ्रेड की मदद से क्या किया, यहाँ पर लटका दिया, पुल कर और लटका दिया, एंड इस पुल्ड असाइड एंड रिलीज्ड, इसको थोड़ा सा या तो इधर की तरफ खींचा और इधर की तरफ खींचा और इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा रिलीज कर दिया, यानी पकड़ के छोड़ दिया थोड़ा सा। इट विल स्विंग और ऑसिलेट टू एंड फ्रो, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो यानी टू एंड फ्रो मोशन करेगा। द पोजिशन ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉब इज कॉल्ड इट्स मीन पोजिशन, और जहाँ पर हमने इसको लटकाया था बॉल को, ये क्या है, इसकी मीन पोजिशन है, यानी मध्य अवस्था है, शुरू में जहाँ पर था ये, जहाँ पर थी ये बॉल। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग
स्विंगिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको क्या बोला जाता है, उसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। यानी इसकी पोजीशन से, जो शुरू वाली इसकी पोजीशन थी रेस्ट पोजीशन, वहाँ से जो डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है उसको क्या बोला जाता है, इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियरली दिस डिस्टेंस ओ ए और ओ बी इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। यानी देखो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से देखो ये जो ओ ए, यहाँ ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस है और ओ से लेकर के बी की जो डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पेंडुलम में, तो इसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट लार्जर द एम्पलीट्यूड मोर इज द लाउडनेस। इन फैक्ट लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी लाउडनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली। फ्रॉम द अबोव स्टेटमेंट इट इम्प्लाइज दैट इफ द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस बाई फैक्टर 2 लाउडनेस इंक्रीज बाई फैक्टर 4। यानी कि अगर इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है फैक्टर 2 से तो लाउडनेस इंक्रीज होगी फैक्टर 4 से, ठीक है, यानी डबल। द लाउडनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। और लाउडनेस को जो मेजर करने की जो यूनिट है वो कौन सी है, डेसिबल यूनिट है। और डी से इसको मेजर किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। If a drum is hit softly, a soft sound is produced because the amplitude is less। यानी कि किसी भी ड्रम को अगर हम सॉफ्टली हिट करेंगे, यानी बहुत ही आराम से क्या करें, उस पर हिट करें, तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी क्योंकि वहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। However, if the same drum is hit hard, a loud sound is produced at the amplitude is very large। और अगर जो सेम ड्रम है उसको हार्डली हीट किया जाएगा तो लाउड साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होगी क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी, यानी सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। सही यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। और जो एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। लाउडनेस की कौन सी है, डेसिबल है। और एम्पलीट्यूड की यूनिट कौन सी है, मीटर है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए गए हैं उसको क्या बोला जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। यानी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर एफ। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से इसको डिनोट किया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस द श्रिलनेस और द पिच ऑफ एनी साउंड। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसको निर्धारित करती है, श्रिलनेस और पिच। श्रिलनेस को और पिच को, साउंड की पिच और श्रिलनेस को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो वी से द साउंड हैज लो पिच और इज बेस। यानी कि अगर हम कहें कि जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी लो है यानी कम है, तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो कौन से पिच की है, लो पिच की है और बेस साउंड होगी। कन्वर्सली, और दूसरी तरफ अगर हम देखें, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई, अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वी से दैट द साउंड हैज़ हाई पिच और इज श्रिल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो साउंड होगी उस कैसी होगी, हाई पिच वाली होगी और कैसी होगी, श्रिल होगी यानी तेज होगी। द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज श्रिलर देन दैट ऑफ एन एडल्ट। यानी जो किसी बच्चे की जो वॉइस होती है वो श्रिल होती है किसकी तुलना में, एडल्ट की तुलना में। यानी बच्चे की आवाज़ हमें अच्छी लगती है, ठीक है, श्रिल होती है क्योंकि वो।
दिस इज बिकॉज द चाइल्ड्स वॉइस हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी दैन दैट ऑफ एन एडल्ट। यानी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एडल्ट की तुलना में जो चाइल्ड की जो वॉइस होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो साउंड कैसी होगी, हाई पिच की होगी और श्रिल होगी। और अगर फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी कम है, तो जो साउंड होगी वो कैसी होगी, लो पिच की होगी और बेस, यानी कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगेगी वो साउंड। जो लो पिच की साउंड होती है वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब यूनिट की फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इन एसआई सिस्टम इज हर्ट्ज। यानी कि एसआई सिस्टम में अगर हम देखें फ्रिक्वेंसी की यूनिट को, तो फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, HZ लिखा जाता है। When a vibrating body produce one vibration in 1 second, then its frequency is said to be 1 Hz। यानी अगर कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज है। 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी को 1 हर्ट्ज बोलेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड, द टाइम दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी टेक्स टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में या एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है उसको क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर टी, कैपिटल टी से इसको डिनोट किया जाता है टाइम पीरियड को। इफ एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड टी द टाइम पीरियड, देन यानी कि अगर एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, और कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का। एफ वाइब्रेशंस आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी कि जो एफ वाइब्रेशंस हैं वो कितने टाइम में कंप्लीट किए गए हैं, 1 सेकेंड में कंप्लीट किए गए हैं। 1 वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड इन 1/f सेकेंड, बट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज इट्स टाइम पीरियड। देखो यहाँ पर हमने ऐसे मान लिया कि देखो एफ वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट किए गए, एफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट किए गए। ठीक है, तो 1 वाइब्रेशन यानी कितने में होगा, 1/f में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, 1 सेकेंड लिया हमने, ये तो यूनिट है। ठीक है, तो 1/f हो जाएगा। बट द टाइम टेकन टू complete 1 vibration is its time period, t equals to 1 upon frequency। यानी कि 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में टाइम पीरियड कितना होगा, तो t इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f होगा, यानी 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी होगा। ठीक है, 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स यहाँ पर रीड करी साउंड से रिलेटेड। देखो कौन कौन सी है। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये वाला जो लेंथ है, इन दोनों, जैसे बी ने एक्सट्रीम पोजीशन ए तक जो लेंथ कवर करी, यानी जो डिस्टेंस कवर करी, उसको क्या बोलते हैं, इसका एम्पलीट्यूड। या फिर इधर से इधर की भी हो सकती है ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। एसआई सिस्टम में जो यूनिट मानी गई है फ्रिक्वेंसी की वो क्या है, हर्ट्ज है। और टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा 1 ऑसिलेशन या 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोला जाता है, उसका टाइम पीरियड बोला जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड है। और एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, बाय।